हेलो, नमस्कार। का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत लोगों का डाउट आते रहता था कि इंग्लिश में स्कोर कैसे बढ़ाएं, आपकी स्ट्रेटजी क्या क्या रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहते हुए मैंने कैसे अपना स्कोर इंक्रीज किया है, इस वीडियो में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में कैसे स्कोर को इंक्रीज करें। हर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि कैसे मैंने किया, बाकी जो है क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, एक एक चीज को विस्तार से समझेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आज के समय में अगर आपको एसएससी का रिजल्ट अगर आपको लेना है तो एसएससी के रिजल्ट में लेने के लिए आपको इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। चाहे वो एमटीएस का पेपर हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का पेपर हो, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चीज का है तो वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग जो है इंग्लिश में ही जाके गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए एकदम इंग्लिश को अभी जो सीजीएल 24 हो, चाहे एमटीएस 24 हो, चाहे कोई भी पेपर जो 2024 का हो, 25 का हो, अगर इस वीडियो का बढ़िया से देख के पूरे अच्छे तरीके से अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने बढ़िया से फॉलो कर लिया तो आपको कभी भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो इंग्लिश आपका वीक जो रहता है वो इंग्लिश जो है आपको बहुत ही आगे लेके चला जाएगा। मतलब आपको रिजल्ट गेन कराएगा, अच्छा रैंक गेन कराएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरा जो सिलेक्शन एमटीएस में हुआ था उसमें मेरा इंग्लिश 25 में 24 सही थे। इसके अलावा सीजीएल प्री में 25 में 25 कितनी बार लगा चुका हूं, एक आध बार कम भी आए हैं। सीजीएल का मेंस की बात करें तो सीजीएल 22 में जिसके माध्यम से मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं उसमें मेरा 145 में 123 नंबर थे। एक एक सेक्शन को बढ़िया समझेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इंग्लिश को समझें तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है: ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। अगर ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन जो है आप किसी टीचर से पढ़ लिए होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको एकदम बेसिक से इंग्लिश समझना है, उनके लिए मैं दूसरा वीडियो एक ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, उसको आप देखिए। फिर आप उतना पहले कंप्लीट कर लीजिए, तब जाके आपके लिए वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार 2024 में एकदम सिलेक्शन लेना चाहते हैं और उनका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो है 3 सेक्शन होता है: ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर को अगर आप समझे तो ग्रामर में कुछ नहीं है, बस एक रूल का आपको सेट होता है जो कि अलग अलग चैप्टर वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब होते हैं। वो आप खत्म कर चुके हैं, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आपको उसको रिवीजन मोड में रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। कम से कम कोशिश करना है कि वीक में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए इस वीक में आपको नाउन को एक बार बढ़िया से सारा रूल को बढ़िया से समझ लेना है, फिर उस पर 200-250 क्वेश्चन बनाना है और वीकेंड पे एक दिन, वीकेंड पे आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाने हैं किसी बुक से। मिरर, मैं ए मिरर ऑफ कॉमन इरर को प्रीफर करता था, उस बुक के माध्यम से मैं ये चीज सॉल्व करता था। आप किसी भी बुक से कीजिए, वो ये प्रथा उस समय तक चलते रहनी चाहिए जब तक कि आपका एकदम ग्रामर के एक एक रूल पे इतना अच्छा पकड़ बन जाए, ग्रिप बन जाए कि फिर आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके आप ये प्रथा को छोड़ सकते हैं। इस ट्रेडिशन को आपको एकदम लेके चलना है, इस तरीके से फॉलो करना है। अब जैसे मान लीजिए आपका ग्रामर ठीक ठाक हो चुका है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधे आप सेट प्रैक्टिस पे आ सकते हैं। सेट प्रैक्टिस पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एमबी पब्लिकेशन का बुक मैं फॉलो करता था। एमबी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, 50 क्वेश्चन का सेट आता है या 25 क्वेश्चन का, उसको लगाइए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। आप देखिए कि उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें आपका क्या स्थिति है। अगर ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका स्थिति ठीक है तब आपको वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। ग्रामर ठीक है, वोकैब कैसे करें, वोकैब को समझेंगे, थोड़ा बढ़िया से समझेंगे कि वोकैब की स्ट्रेटजी क्या रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। वोकैब को याद करने में मतलब मेरे लिए वो ए हार्ड नट टू क्रैक था, लोहे के चने चबाने जैसा था। इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया, इसको मैं एकदम विस्तार से समझेंगे। जैसे शुरू शुरू में मैं वोकैब याद करता था तो याद ही नहीं होता था, पढ़े जा रहा हूँ, रटे जा रहा हूँ, कोर्स में जो मिल रहा है वो अलग जगह से मिल रहा है, सब जगह से पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, सबका सब ऐसे ही चला जा रहा है, जो कि अभी आप लोगों की स्थिति होगी कहीं ना कहीं। इसको मैंने कैसे टैकल किया, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर अगर बात करें वोकैब की तो वोकैब का मेरा जो तरीका था वो स्मार्ट वर्क पे चलता था। मतलब मैं ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करता था लेकिन इसमें स्मार्ट वर्क भी करता था।
स्मार्ट वर्क का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल का राजा कौन है, तो आप बोलिएगा कि जो है शेर है। लेकिन जंगल का राजा गधा को क्यों नहीं बोला जाता? वो तो बहुत हार्ड वर्क करता है, काफी हार्ड लेबर करता है, फिर भी वो जो है जंगल का राजा शेर है, क्योंकि वो स्मार्टनेस पे भरोसा रखता है। तो इस तरीके से आपको भी अगर वो कैब याद करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। अब वो स्मार्ट वर्क करते कैसे है, मैंने कैसे फॉलो किया, इस चीज को एकदम बढ़िया समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है कोई ना कोई एक बुक को उठाना होगा। वो हो सकता है कि आप कोई भी बुक हो जिसमें आपका वोकैब दिया हो। जैसे मान लीजिए वोकैब के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन से शुरुआत किया था। एमबी पब्लिकेशन में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्रेजल वर्ब होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, साइनो एंटोनिम्स जो है वो आपको उसमें प्रीवियस ईयर में होते हैं। तो जो मैं आपको बताया कि आप मॉक लगा रहे हैं उस समय उसको नोट डाउन कीजिए और रटिए। और रटना कैसे है वो मैं अब समझा रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लिया, तो आपको पहले टारगेट लेना है कि मुझे दिन भर में 20 25 30 वर्ड जो है एक बार देखने हैं, बढ़िया से देखने हैं, एकदम फोकस होकर देखना है। इस तरीके का आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको जो है फोकस के साथ उस वर्ड को देख रहे हैं। और जब वर्ड देख रहे हैं तो उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, उसको फिर साइड से नोट डाउन कर लीजिए। साइड से छोटा सा पर्ची बना लिए, आराम से अपना दूसरा काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रील्स देख रहे हैं। उस समय अचानक से आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपने आज क्या किया है। तो मैंने आज 20 वर्ड याद किए थे, 20 वर्ड याद किए थे, तो उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो आपको उस समय सारे वर्ड को कोशिश करना है सोचने के लिए कि आज मैंने जो है कौन सा ऐसा वर्ड था जो उस समय मैं याद कर रहा था। आराम से 20 सेकंड 15 सेकंड का आपको टाइम गैप मिल जाएगा, उसमें सोचिए। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कहीं भी खाली समय में, तो थोड़ा सा आदमी के दिमाग में क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो चलते रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में हमेशा चलते रहता है। उस समय को यूटिलाइज कीजिए, उस समय में सोचने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सा वर्ड था, आखिर वो कौन सा वर्ड था जो उस समय आप सोच रहे थे, याद कर रहे थे। उसमें से आप विश्वास कीजिए आपका 80% वर्ड जो है ऐसे वर्ड होंगे जो आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो दो चार पांच वर्ड है उसको शॉर्ट नोट्स में बना लिए, कॉपी में बना लिए। मैथ बना रहे हैं, सपोज आप मैथ बना रहे हैं, तो मैथ बनाते बनाते एक समय ऐसा आता है ना कि 20 25 मिनट आधे घंटे बाद जो है आप मैथ पे से थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट 1 मिनट के लिए। आप एकदम ब्रेक लीजिए, रिलैक्स होइए, एकदम ऐसे आंख बंद किए, काम सूद पीस जो भी जिसको समझ में आए वो अपना किए। करने के बाद जो है ऐसा एक समय आएगा कि फिर सोचिए कि वो कौन सा ऐसा वर्ड था जो उस समय जो है आपके दिमाग में चल रहा था। वो जो है आप फिर उसको देखिए, वो जरूर याद होगा। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, उस समय आपने को मैंने बताया कि एक पर्ची रखना है, उस पर्ची में से उस वर्ड को देख लिए। इस तरीके से आप दूसरे काम को करते करते दिन भर में 10 वर्ड याद कर चुके रहेंगे। फिर आप इसको रिवीजन मोड पे रखिए। रिवीजन मोड का मतलब सप्ताह में आपको 4 से 5 दिन वर्ड याद करना है, फिर छठे दिन 7वें दिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ड को रिवीजन करना है। अगर लगे कि नहीं रिवीजन और जरूरत है तो 3 दिन रिवीजन कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका लेवल बन जाएगा, फिर वो वर्ड आपके दिमाग में एकदम सेट कर चुका रहेगा। मेरा वर्ड याद करने का दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, उस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाए। जैसे अगर मान लीजिए आप वर्ड याद कर रहे हैं और वर्ड याद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नया चीज होता है। अचानक से आपके सामने कोई वर्ड आ जाए, क्रिटिसाइज करना, कॉन्डेम करना, या कोई भी ऐसा वर्ड जो है कोई जुडिशियल मैटर से वर्ड है, कुछ भी टाइप का वर्ड हो सकता है। जैसे मैं क्रिकेट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारतीय टीम का जो है वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन हुआ है क्या वो सही है, अभी तक जो टीम खेली है वो क्या सही है, तो आप एकदम तुरंत रिप्लाई दीजिएगा। मैं साउथ अफ्रीका के बारे में पूछूं तो आप सारे उसके प्लेयर के बारे में बता दीजिएगा कि ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ये अच्छा बॉलर है, ये स्विंग कराता है, ये स्पिन कराता है। एक एक टर्मिनोलॉजी से लेके बड़े बड़े जो है नाम, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है उनका नाम, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम, इंग्लैंड प्लेयर का नाम, आखिरकार कैसे याद हो जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं फुटबॉल के बारे में पूछूं कि भारत के फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों का नाम बताइए, फुटबॉल से संबंधित जो है कोच का नाम बताइए, भारत ने फुटबॉल में आखिरी बार कब कोई टूर्नामेंट जीता था, तो हम नहीं बता पाते हैं। विदेशी खिलाड़ी का बात तो छोड़ दीजिए, भारत के जो फुटबॉल के प्लेयर हैं उनका भी हमें जानकारी नहीं होता। इसके पीछे क्या रीजन है कि क्रिकेट के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी है कि हम फॉरेन प्लेयर का भी नाम बता दे रहे हैं, कौन सा टीम कब जीता ये भी बता दे रहे हैं, लेकिन जब फुटबॉल की बारी आती है तो फुटबॉल के बारे में हमें उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट हमारा पैशन है। क्रिकेट के हर एक एक चीज को हम देखते हैं, समझते हैं, मैच को देख रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे उसको फॉलो कर रहे हैं। और रही सवाल जैसे उसको फिर क्रिकबूज पे देख रहे हैं, लेकिन फुटबॉल के बारे में क्या है, कहीं पैसे सुन लिए तो सुन लिए। सेम प्रॉब्लम वोकैब के साथ होती है। वोकैब को क्या है,
हम लोग जो है जब याद कर रहे हैं उसके बाद हमें उस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। उस वर्ड को सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आपने याद किया कि कॉन्फ्रोंटेशन मतलब किसी से भिड़ंत हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसको सोचिए कि अगर कोई झगड़ा अगर आपस में कर रहे हैं, कहीं पे आपने देख लिया, तो वो कॉन्फ्रोंटेशन है, मतलब भिड़ंत है, झगड़ा है। इस तरीके से उसको रिलेट कीजिए। या फिर जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि उसी झगड़ा में रिकॉन्सिलिएशन हो गया, मतलब वो झगड़ा में सुलह हो गया, किसी तरीके का अनबन था वो सुलह हो गया। तो उस तरीके से उस वर्ड को रिलेट कीजिए। अब ये सवाल है कि जैसे बार बार ये वर्ड आएगा तभी याद होगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। बार बार कैसे आए, उसके लिए आपको जो है रीडिंग पे फोकस करना होगा। द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़िए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई न्यूज देखते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह या दिन भर में कभी भी आपको न्यूज देखने की आदत है, तो आप इंग्लिश न्यूज को प्रीफर कीजिए। आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के बारे में आपको अच्छा लगता है जानना, कोई प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर है, तो उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसका विकिपीडिया पढ़िए। देखिए आप वो कितने सारे वर्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर आपको जो वर्ड याद करने में प्रॉब्लम होते थे वो आपको ऐसे ही पता चला कि याद हो गया। जैसे मैं एक बार एक जो है स्टेटमेंट सुना था किसी पॉलिटिकल लीडर का, जिसमें उन्होंने बोला था दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा। मतलब ये था कि वो किसी कारणवश उनको गिरफ्तार किया जा रहा था ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा। तो मुझे अचानक से दिमाग में आया और उससे नीचे ब्रेकिंग न्यूज में भी वेंडेटा लिख रहा था। तो वेंडेटा मतलब होता है कि कोई पुश्तैनी विवाद है, झगड़ा है। अब मुझे वेंडेटा कितनी बार मिला, मुझे कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, और एग्जाम में भी मिला, जहां मिला मैं उसको लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस वर्ड को मैं अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाया। इस तरीके से आप जब वर्ड को डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाइएगा, जब आप इंग्लिश को 2-4 घंटे समय दीजिएगा, तो आपका इंग्लिश खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैब के बाद कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आखिरकार क्या प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के बारे में अगर हम बोले, तो जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं और अचानक से आपके सामने एक लंबा सा पैसेज आता है, तो पहले देख के ही डर लगने लगता है। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है तो, जैसे कि मुझे होता था। इसको कैसे ठीक करें? कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को अगर ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, तो सबसे पहले जो है आपको रीडिंग हैबिट, जो अभी हम थोड़ा देर पीछे बात कर रहे थे, रीडिंग हैबिट पे फोकस करना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपका क्रिकेट में शौक है, आप विराट कोहली के बारे में सर्च कीजिए। आप जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में गूगल पे सर्च कीजिए, विकिपीडिया से उनके बारे में पढ़िए। द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें? द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में जो है बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कि उन्हें जो है कैसे पढ़ना चाहिए यही समझ में नहीं आता है। बेसिकली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में अब दिक्कत क्या आएगी कि आप सीधे पहले एडिटोरियल पे चले जाइएगा, और आपकी इंग्लिश एकदम कमजोर है या बहुत ही बेसिक आपको जानकारी है, आपका वोकैब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन ठीक करने के लिए किसी ने बोल दिया कि आप द हिंदू पढ़ने चले जाइए, और द हिंदू स्टार्ट कर दिया आप, जो कि गलत तरीके से आप लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग यूट्यूब पे फॉलो करने लगते हैं, कोई टीचर जो है आधे घंटे का एडिटोरियल का वीडियो है उसको देख रहे हैं, वोकैब नोट कर रहे हैं, उनको छोड़िए, आप अपना दिमाग लगाइए उसमें। जब तक अपना दिमाग नहीं घुसाइएगा आपको वर्ड याद नहीं होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होगा। अपना दिमाग क्या लगाना है? सबसे पहले आप न्यूज़पेपर ओपन कीजिए। जैसे मैं आज न्यूज़पेपर ओपन किया तो सबसे पहले मुझे दिखा कि एक कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट के सामने। तो मुझे कोलैप्स वर्ड दिखा। अब यही कोलैप्स वर्ड आपको याद करने पड़ते थे। अब मुझे याद हो गया कि बिल्डिंग जो है कोलैप्स करता है और डिमोलिश भी होता है। अब कोई कभी कभी फिलर में डिमोलिश भी दे देगा और कोलैप्स भी दे देगा। इसको कैसे ठीक करें? तो कोलैप्स को जो है, कोलैप्स का मतलब होता है जो खुद से ढह जाना। डिमोलिश का मतलब जो ढा दिया जाता है। जैसे कोई जो जगह है, कोई जो है पुलिस सॉरी, जो मतलब अतिक्रमण वगैरह किए रहते हैं, इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण का मतलब इंक्रोचमेंट होता है। जब ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो पता चलेगा कोई इंक्रोचमेंट था, जिसको जो है अथॉरिटी ने डिमोलिश कर दिया। तो इस तरीके से आपको डिमोलिश भी याद हो जाएगा, कोलैप्स भी याद हो जाएगा, इंक्रोचमेंट भी याद हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें ध्यान से देखिएगा तो ऑन अपॉन क्या लगाना है वो चीज आपको दिख जाएगा। वहां से आपका फ्रेजल वर्ब काफी हद तक ठीक हो जाएगा, फिक्स प्रीपोजिशन ठीक हो जाएगा जब इस चीज को आप करिएगा तो। फिर आप जब सिलेबस देखिएगा, सीजीएल मेंस का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो या फिर किसी भी का हो, उसमें लिखा रहता है कि 2 से 3 पैसेज पूछा जाएगा। और उसमें भी जो 2 से 3 पैसेज पूछा जाता है, उन पैसेज में से ये भी लिखा रहता है कि न्यूज एडिटोरियल के आर्टिकल से भी कोई पूछ सकता है। तो वो चीज आपको धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाना है? तो जब आप जैसे मैंने बताया एग्जांपल, अब बार बार, जैसे अभी इलेक्शन का दौर था 1 महीना पहले, इलेक्शन के दौर से आपको क्या सीखने को मिलेगा? जब आप न्यूज़पेपर लगातार रीडिंग देने की आदत डालिएगा तो लगातार इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, तो वहां पे जो है इलेक्शन के कैंपेन से संबंधित वर्ड और बाकी के जो वर्ड है वो बार बार रिपीट करेंगे। वहां से क्या होगा कि एक दिन आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, छोड़ दीजिए।
फिर दूसरा दिन पढ़िएगा तो ध्यान से जब पढ़िएगा तो पता चलेगा अच्छा ये तो वही वर्ड है जो मैं कल नोट किया था, फिर नोट कीजिए। तीसरा दिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से वो को पढ़ रहे होंगे तो आपका वो वर्ड एकदम कंप्लीटली याद हो चुका होगा। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। ना कि आपको हार्ड वर्क के तरह रटे जाना है, रटे जाना है, रटे जाना है, रट रट के सर फाड़ दीजिएगा, कभी याद नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। याद भी होगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उसी चीज को जब आप स्मार्टनेस के साथ कीजिएगा कि आप उस वर्ड को लिख लिए, कहीं पे साइड में लिख लिए, उसका सोचे, फिर आप जब रात को जब सोने जा रहे हैं तो सोने जा रहे हैं तो आप ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा एक बार आपने पहले मोबाइल को साइड कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो है मोबाइल में आधा घंटा 45 मिनट निकाल देते हैं, ये चीज नहीं करना है। अगर सही में आपको रिजल्ट लेना है तो ये चीज जो है आपको बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है कि आप जो है वोकैब के चक्कर में मतलब आप जो है रील्स देखने के चक्कर में 1 घंटे 45 मिनट कब बर्बाद कर दिया, आपका बहुत कीमती समय कब निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। वो जब आप सिलेक्शन ले लीजिएगा तो उसके बाद आपके पास सफिशियंट समय रहेगा कि आप जो है वो तो जो है आप रील्स देखते रहिए, समय वेस्ट करते रहिए। लेकिन अभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को कैसे यूटिलाइज करना है। रात को सोते समय एक बार फिर से आप दिमाग में रिमाइंड कीजिए कि आपने जो है सुबह से क्या क्या पढ़ाई करा, कौन कौन सा वो वर्ड था जो उस समय आप गलती कर दिए थे। इस चीज को मतलब कीजिए, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। इसको आप अपने डेली लाइफ में लेके आइए, फिर देखिए आपका जो है कितना तेजी से ग्रोथ होगा इंग्लिश। आप दहिंदू पढ़ रहे हैं तो बार बार क्या होगा कि कोई कुछ घटनाएं ऐसे होती हैं जो बार बार होती है। जैसे फायर ब्रोक आउट, आग लग गया बिल्डिंग में तो फायर ब्रोक आउट। तो ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट से ब्रोकआउट V2 बना है। किसी ने किसी व्यक्ति को चाकू घोंप दिया तो ये बार बार न्यूज में आते रहता है, तो स्टैब मतलब चाकू घोंपना। या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डेली लाइफ में ऐसे ही हो जाएगा। अब अगला समस्या ये आता है कि जैसे मान लीजिए आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद जो है को जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं तो आंसर भूल जा रहे हैं, तो इसको कैसे टैकल करें। तो उसको टैकल करने के लिए जो है आपको क्या करना होता है, जैसे मैं क्या करता था कि कॉम्प्रिहेंशन बनाते समय सबसे पहले ये किया कि क्वेश्चन नोट डाउन किया। क्वेश्चन नोट डाउन करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज पूछा हुआ है महात्मा गांधी के जो है गुजरात दौरे के बारे में, तो मैं इसे जो आपके पास कॉपी तो रहेगा ही, कॉपी इन द सेंस की जब आप एग्जाम सेंटर में रहेगा तो वहां रफ करने के लिए पेज देते हैं, उस पर से लिख लिया महात्मा गांधी एग्जाम सेंटर, पहला महात्मा गांधी गुजरात दौरा। दूसरा जो है महात्मा गांधी के बारे में कोई और पूछ दिया, उसको लिख दिया। तीसरे क्वेश्चन को फिर ऐसे नोट डाउन कर लिया, चौथे क्वेश्चन को ऐसे कुछ भी जो भी होगा उसको लिख लिया। फिर इसके बाद मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मुझे कहीं महात्मा गांधी और गुजरात दिखा वहां पे रुक जाऊंगा। और वहां पे रुक के क्या करूंगा, सबसे पहले फिर उस क्वेश्चन पे जाऊंगा और उस क्वेश्चन को देखूंगा कि उस क्वेश्चन में मैंने महात्मा गांधी के बारे में कौन सा क्वेश्चन है, और फिर उस आंसर के पास जाऊंगा कि क्या वह टैली मैच कर रहा है या कोई स्टेटमेंट जो है, हो सकता है कभी कभी तीन तीन स्टेटमेंट दे देते हैं, तो क्या वो स्टेटमेंट वहां मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस हिसाब से उसका आंसर वहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पैसेज को करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को छोटा छोटा मतलब उतना बड़ा क्वेश्चन तो आप लिख नहीं सकते हैं, उसमें से वो बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है उसको छोटे सा एक लाइन लिख के और फिर उसको कीजिए। देखिए आपका पैसेज में अगर 5 में 5 सही नहीं हो जाए होने लगा तो फिर आप जो कहिएगा वो बिल्कुल सही होना ही है। अगर आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, फॉलो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल ठीक करना है। लगातार आप रीडिंग पे फोकस कीजिए, विकिपीडिया से पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए, कोई नोवेल पढ़िए। आपका जब रीडिंग स्किल ठीक होगा फिर आपका देखिए जो है वोकैब भी ठीक हो जाएगा, समझने की तर्क शक्ति ठीक होगी, क्योंकि उसका नाम ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है पढ़कर समझना। जब ये चीज आप कर लीजिएगा तो आपका खुद ब खुद पैसेज में अच्छा खासा स्कोर होने लगेगा। जो पैसेज बनाते समय आपको कभी दिक्कत होता था, जो पैसेज में आपको प्रॉब्लम आती थी, यहाँ पे आप जो है लोगों से लीड ले लीजिएगा। लीड का मतलब है कि आप 5-7 क्वेश्चन आगे रहिएगा, 4-5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मान लीजिए पैसेज का है तो आपका जो है 15 में 14-13 सही होगा, बाकी लोगों का 6-7 सही होगा जो पहले आपका होता था, तो वहां पे आपको एक एज मिलेगा। इस चीज की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मतलब मेरा एक बहुत ही फेवरेट लाइन है कि युद्ध को रणभूमि में लड़ने के पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। बहुत सारे लोग पहले ही डर जाते हैं कि अब कैसे होगा क्या होगा, तो पहले आप अपने माइंड को जीतिए कि हाँ मुझे ये स्ट्रेटजी अपनानी है। स्ट्रेटजी अपनानी है तो बुक जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास एमबी पब्लिकेशन हो, ए मिरर ऑफ कॉमन ईयर हो, नीतू मैम का बुक हो। इसके अलावा वोकैब के लिए मैं एक बुक फॉलो किया था, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये सारे बुक को जो है जिस्ट में मतलब आपको रखिए, एक एक बुक को जो मैं जैसे सिस्टमेटिक वाइज बताया उस तरीके से कीजिए, या कोई दूसरे टीचर का भी बुक है
उसको कीजिए। आप फिर देखिए, उस तरीके को अपना के देखिए। अगर आपका वोकैब नहीं याद हो पाता है, ग्रामर नहीं ठीक होता है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन नहीं ठीक होता है, तो आपका जो है ये तीनों का तीनों सेक्शन होना ही है ठीक। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक होना है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। बहुत सारे मतलब इंटरटेनमेंट के तरीके से भी आप अब वोकैब याद करना सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मैं सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसका सब टाइटल ऑन कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड जो है वहीं पे आपको याद हो जाएंगे। ये भी एक स्मार्ट वर्क का पार्ट है। जैसे मैं एक बार महाभारत देख रहा था, तो उसमें बार बार आ रहा था कि मैं जो है अर्जुन का वध करूंगा, आई विल स्ले अर्जुन। तो किल मतलब तो मारना सबको याद है, लेकिन स्ले मतलब एक और वर्ड आपको याद हो गया कि हत्या करना, वध करना। तो वो जब 5 बार 7 बार वध करूंगा, स्ले स्ले स्ले, तो ये आपको स्ले ऐसे ही याद हो गया। स्ले से बना है स्लाउटर, मैसेकर, अलग अलग वर्ड जो है आप सिनोनिम्स में आप देखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो पहले जो है आप कोशिश कीजिए कि वर्ड को कैसे याद करें, स्मार्ट वर्क। जहां आप आसपास में घूम रहे हैं, जैसे मैं एक बार गया था, जैसे एमटीएस में आपको बताया कि मेरा 25 में 24 सही थे, एक वर्ड गलत हो गया था, गाइडेंस। क्योंकि मैंने सोचा GUIDE होता है, NCE लगा दिया। फिर वो गाइडेंस गलत हो गया मेरा वहां पे। मुझे 20 जगह वो गाइडेंस दिखा। जैसे मैं किसी टीचर का पढ़ता था, इन द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ, तो मुझे गाइडेंस दिख गया। आप क्रिकेट देख रहे हैं तो उसमें बोलता है को प्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पे वो प्रेजेंटेड वर्ड हो गया। इन एसोसिएशन विथ, तो आपको पता चल गया कि इन एसोसिएशन के साथ विथ लगता है। इस तरीके से बहुत सारा क्रिकेट में आप पहले एक लावा का प्रचार देता था। लावा एक मोबाइल है, उसमें बोलता था नेवर लेट्स यू डाउन। लेट डाउन मतलब होता है निराश होना। वो लोग रटेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये जो पहले तो मैं आपको वो बताया, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय कैसे करना है। अब मैं आपको ये बताया कि जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर आपको कैसे वर्ड याद करना है। जैसे अचानक से कोई विकेट गिरता है तो फ्लैश इन द पैन, क्रिकेट आप देख रहे हैं तो उसको हिंदी कमेंट्री को फॉलो ना करके इंग्लिश कमेंट्री फॉलो कीजिए, और सोचिए कि वो कह क्या रहा है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको दिक्कत हो, कम समझ में आए, लेकिन एक समय ऐसा है कि बहुत सारा वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद हो जाएगा। जैसे कोई बैट्समैन है और उसने जो है 3-4 बॉल पे 3-4 छक्के लगा दिए हैं, लास्ट में अचानक से उसका विकेट गिर गया, तो बोलता है लास्ट लाफ बॉलर की हुई। लास्ट लाफ मतलब अंतिम सफलता। तो ये सब ऐसे ही स्मार्ट वर्क करके आप जो है पढ़ नहीं रहे हैं फिर भी आप वो क्या याद कर रहे हैं। ये इस तरीके का एक एडिशनल बेनिफिट है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप अपने कमजोरी को मजबूती बनाइए। आज आपका इंग्लिश कमजोरी है, मेरा भी कभी इंग्लिश कमजोरी हुआ करता था, लेकिन मैं उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया।